हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडगा। ध्यान से सुनना सर। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि सर मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा। केस सिनेरियो मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे, एमसीक्यू मैंने करवा दिए। अब ये बात आई मॉडल टेस्ट पेपर में। मॉडल टेस्ट पेपर के जितने भी केस सिनेरियोज है, चाहे इनकम टैक्स के हो चाहे जीएसटी के हो, ये मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो तैयार रहो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। मॉडल टेस्ट पेपर हर एक स्टूडेंट के पास है क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको आपको अवेलेबल करवा देती है। ठीक है, तो नहीं तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेरे साथ बैठ के सीखना है। तो सीखना है तो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड जो तरीका मैं सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से बैठ के सीखना। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सर हम कवर करेंगे इनकम टैक्स के केस सिनेरियोस, और केस सिनेरियोस पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था। सर तरीका हमेशा याद रखना, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ा करो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हो ना सर, तो एक दिमाग में बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है कि हमसे पूछा क्या है। और जब हमें पता होता है ना कि हमसे पूछा क्या है, तो उसके बेसिस में हम ये सोच पाते हैं कि हमें केस सिनेरियो में किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पहले क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप केस सिनेरियो के बाद क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बट मेहनत डबल होगी। पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ा करो, बहुत अच्छा तरीका रहता है। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस होता है, माइंड की क्लैरिटी अच्छी होती है, आंसर्स जल्दी आते हैं। ठीक है, मैंने हमेशा से ये चीज सिखाई है। आई होप ये बात आप फॉलो करोगे और ध्यान दोगे। देखो, assuming that Mr. Kamal has fulfilled all the conditions specified for the claim of deduction under section 35AD and has not claimed any deduction under chapter 6A under the heading C, deduction in respect of the certain income, what will be the quantum of deduction under section 35AD which he is eligible to claim? तो 35AD में इसको कितना डिडक्शन मिलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, फिर आपको पूछ रहा है व्हाट विल बी द इनकम चार्जेबल और लॉस अंडर द हेड पीजीईपी। पीजीईपी में क्या इनकम होगी या लॉस होगी ये आपको बताना है सर। ठीक है, एंड would Mr. Kamal be eligible for deduction under 80AA in respect in assessment year 25-26? If so, what is the quantum of deduction? ठीक है, तो ये हमें बताना है। चलो अब केस सिनेरियो पढ़ते हैं और समझते हैं सर। देखो, Mr. Kamal, age 45 years, commenced the operation of the business of the new 3 star। तो हमने सर सेक्शन 35AD पढ़ा था, और 35AD में हमने ये सीखा था सर 2 स्टार से अबव होटल होगा तो चलेगा। ठीक है, ऑन 1/4/2024 ही इनकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ऑन लैंड। सर लैंड का नहीं मिलता, तीन चीजों का नहीं मिलता, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गया exclusively for the above business and capitalize the same in the books of accounts as on 1st April 2024. Further, during the previous year 24-25, he incurred a capital expenditure of 2 crore, out of which 50 lakh for the acquisition of land and 1.5 crore was for the building। तो जो बिल्डिंग वाला है वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस, तो ये 100% हम क्लेम कर लेंगे सर। द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर वाज मेड बाय अकाउंट पे चेक। ठीक है, थैंक यू, चेक ही होना चाहिए सर, कैश में नहीं होना चाहिए सर। ठीक, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द रनिंग द होटल बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन वाज 85 लाख। तो बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन 85 लाख। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था सर कि 35AD में आपको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी सर, 150 लाख। ये पहला आंसर मिल गया। दूसरा हमसे पीजीपी की इनकम पूछा है, तो देखो 85 लाख का तो प्रॉफिट है। ठीक, ये प्रॉफिट है, माइनस सर 150 लाख की तो हमने डिडक्शन ले ली सर, 35AD वाली सर। ठीक, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 85 माइनस 150, तो ये आ जाएगा सर 65। 65 का लॉस है सर। पर पहले क्वेश्चन आगे भी तो बढ़ो सर, आगे क्या पता कुछ और दिया हो। He has employed 220 new employees during the previous year 24-25. The detail of whom are as follows। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। कहानी 80JJAA की है, ये तो क्लियर है। अब 80JJAA में सर हमने बोला था सर कुछ कंडीशन से 25,000 से ज्यादा वाले एमोल्यूमेंट्स तो बाहर है, इसको बाहर कर दो। पहला, कैजुअल वर्कर्स भी बाहर है सर, इसको भी बाहर कर दो। फिर हमने बोला था सर ऐसे वर्कर्स जो 240 डेज से कम एम्प्लॉयड है वो भी बाहर हो जाएंगे सर। तो ये सितंबर में ऑक्यूपाइड है, मतलब सितंबर में एम्प्लॉयमेंट में आया है, 240 डेज से कम होगा, आप काउंट कर लेना सर। ठीक, पर इसमें और भी कुछ कंडीशंस थी। ऑल द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थैंक यू। अगर नहीं पार्टिसिपेट करते तो भी बाहर कर देते। एंड देयर एमोल्यूमेंट्स आर पेड बाय अकाउंट पे चेक, थैंक यू, कैश में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बाहर कर देते। His gross revenue from the hotel is 11 crore। 44A भी अप्लाई हो रहा है टैक्स ऑडिट, तभी तो 80JJAA की डिडक्शन मिलेगी सर। आई बात समझ। कमल हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ऑब्वियस सी बात है, अगर ना भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर जाता और 115 बीएसी में रहता ना, तो भी 80JJAA दे देता मैं उसको। आ रही बात समझ। तो अब कहानी क्या हुई है, कहानी ये हुई कि सर यही दो बच्चे सर,
एक है जून और एक है जुलाई वाला। सर क्या ये दोनों 240 डेज में कवर हो जाएंगे? हाँ कवर हो जाएंगे। पर नीचे हमारे से जो क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चन में एक एजम्पशन है जहां पर एक स्टूडेंट फंसेगा। मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या एजम्पशन है, प्लीज ध्यान देना, बहुत अच्छा है जहां पर आप एग्जाम में फंसोगे। Mr. Kamal also has another business of running a four-star hotel in the Ahmedabad, who commenced an operation 20 years back. The profit was 140 lakh. Sir, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इसमें से एडजस्ट हो जाता है? यस। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं होता सर। ठीक है, तो 140 माइनस 65 कर लो सर। 75 लाख का प्रॉफिट आ रहा है सर ये हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस से। तो हमसे तो सेकंड क्वेश्चन यही पूछा था, ये हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर, इसमें एक एजम्पशन है, इसमें एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि सर आपने 35 एडी की डिडक्शन क्लेम कर लिए, क्योंकि अगर आप 35 एडी की डिडक्शन क्लेम कर लेते हो सर, तो सर कुछ ऐसी डिडक्शंस है जो हमें नहीं मिलती है। कौन कौन सी पता है सर? वो सर्टेन इनकम वाली जो डिडक्शंस है ना, वो हमें नहीं मिलती है सर, अगर आपने 35 एडी क्लेम किया है तो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन इसी एजम्पशन पे टिका है। इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, इन्होंने ये माना कि एक स्टूडेंट ये समझ जाएगा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 35 एडी क्लेम कर लिया है, तो इस केस में सर वो थर्ड क्वेश्चन के लिए भी ये मानेगा कि वो 35 एडी क्लेम किया है, इसीलिए 80 डबल ए नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि टफ है, कोई टफ और रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी सर। बट होता ये कि अगर प्लेन रीडिंग में एक स्टूडेंट जाता तो वो ये वाली बात नहीं सोचता, नहीं सोचता कि भाई मैं 35 एडी क्लेम कर लिया तो 80 डबल ए नहीं लूंगा मैं, क्योंकि सर अगर 35 एडी ले लेते तो सर इनकम बेस्ड डिडक्शंस नहीं मिलती है, तो डबल ए नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर कुछ ढंग से मेंशन नहीं किया था, फिर जब कनेक्ट करके देखा तो मैं बोला ओहो ये तो कनेक्शन पे सोचना होगा स्टूडेंट को। तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एमसीक्यूज वगैरह में कनेक्शन से सोचना होता है चीजें। इसीलिए तो मैं बोलता हूं सर क्वेश्चंस कनेक्ट करके सीखो। इसीलिए क्वेश्चन बैंक बैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कनेक्ट करके सीखते हो ना चीजें, तो ये आपको फायदा मिलता है सर, यही फायदा मिलता है सर। ठीक है, तो हो गया मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन तो ये डिडक्शन इन दोनों की निकाल के भी मैं क्या करूंगा सर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये केस सिनेरियो। चलो और नेक्स्ट वाले केस सिनेरियो में चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन तरीका वही है सर, पहले नीचे आके पढ़ो। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर अरविंद का, फिर आपको बताना है भाई कि टीडीएस की कहानी है कि नहीं है सर। 194 आईबीए सर, याद रखना सर, आईबीए सर। ठीक है, इंडिविजुअल एचएफ के केस में रेंट की कहानी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब वो तो एडवांस टैक्स निकाल के ही पता चलेगा सर। चलो केस सिनेरियो पढ़ते हैं। मिस्टर अरविंद एन इंडियन सिटीजन वांट टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ही रिक्वायर्ड असिस्टेंस फॉर व्हिच ही हैज अप्रोच यू। उसने अपन को शेयर करिए डिटेल्स। मिस्टर अरविंद ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर। देखो क्वेश्चन पहले से पढ़ने का फायदा मुझे मिल गया, रेंट वाली कहानी पहले मिल गई। एंड द सेम वाज रेंटेड आउट ऑफ 65,000 पर मंथ टू मिस्टर अर्जुन, अ सैलरीड एम्प्लॉय। सर 65,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 7,80,000। ठीक है, ये कहानी समझ आई सर। अरविंद ने रेंट पे दिया सर मिस्टर अर्जुन को, ध्यान रखिएगा सर। he claims that this was only the income which he has earned during the previous year 24-25। ये बोल रहा है भैया मेरे पास सिर्फ यही एक इनकम है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। However, when you had sought his bank statement, you observed the following additional information। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हम देख लेंगे, बट एक क्वेश्चन तो हमारा इससे था ना सर कि सर क्या टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। अब यहां पर जब टीडीएस की रिक्वायरमेंट मैं सोचने जाऊंगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में मैं टीडीएस की रिक्वायरमेंट में फंस जाऊंगा, क्योंकि अरविंद का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पता है मेरे को। आप समझो समझो सर, अर्जुन जो है वो सैलरीड पर्सन है। ठीक है, अरविंद जो है वो हाउस प्रॉपर्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है अर्जुन को, तो अर्जुन पे करेगा। तो जो पे करता है वो टीडीएस काटता है, ये तो सभी को पता है सर, जो पे करता है वो टीडीएस काटता है। अब अर्जुन के केस में सर 194 आई एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है, ये भी क्लियर है सर। आई बी एप्लीकेबल, पर बात ये ना सामने वाला जो अरविंद है वो कौन है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है सर। सामने वाला अरविंद कौन है, क्योंकि अगर अरविंद नॉन रेसिडेंट है
तो फिर सर 194 आईबी एप्लीकेबल नहीं करोगे आप, उसके लिए 195 में चल जाते हो, नॉन रेसिडेंट वाले सेक्शन में चल जाते हो, यहां क्यों लेके आओगे? तो अब अरविंद का मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है, उस पर डिसाइड करूंगा कि मैं इसका टीडीएस होगा कि नहीं। ये बात समझ आई? तो अभी तो मेरे को अरविंद का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे ये रेंटल इनकम तो पता चल गई सर। तो एक काम करते हैं, हमसे तो एडवांस टैक्स की भी कहानी पूछा है ना, मतलब बेसिकली हमें टैक्स तो निकालना ही पड़ेगा। 7,80,000 -30%, 30% माइनस करने के बाद आ रहा है 5,46,000। ये आईएचपी की इनकम दिख गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या हो गया? हाँ, there was a credit of 23,975 towards income tax refund which includes 5,775 towards interest। सर इंटरेस्ट जो मिलता है इनकम टैक्स रिफंड में, क्या आईयूएस की इनकम है? यस सर, 5,775, ठीक है सर। On 15th August 2024, the bank statement shows a credit of 55,000 which he has claimed to have received as a gift from grandchildren। सर grandchildren से इसको गिफ्ट मिला on 16th birthday। On further assessment, you were able to understand that Mr. Arvind and his wife had traveled to Mauritius during the previous year 24-25 to spend some time with their son who is staying in Mauritius। ठीक है, तो अब वो बाहर जाने वाली कहानी, तो बाहर जाने वाली कहानी मेरे लिए रेसिडेंशियल स्टेटस में काम आ जाएगी। ये बात समझ आई सर? अच्छा, इसको जो 55,000 मिला है सर, ये मिला है ग्रैंड चिल्ड्रन से। बात ये है, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिला है सर। सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव में कवर करोगे कि नहीं, ये चीज सबसे पहले सोचना होगा सर। ये तो आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो सर ये जो 55,000 मिला है सर ग्रैंड चिल्ड्रन से, क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस, ये एग्जेम्प्ट है, तो ये आएगा नहीं सर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस की कहानी दी हुई थी, तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी अपन इसका सोच सकते हैं। देखो, वैसे चाहे तो एडवांस टैक्स के लिए भी सोच सकते हैं, चाहे तो यहीं पर एडवांस टैक्स के लिए भी निकाल सकते हैं। देखो 5,46,000 प्लस 5,775, ये आ रहा है सर 551,775। ये इसकी टोटल इनकम आ गई। डिडक्शन में तो कुछ दिया नहीं था। और ये 115 बीएससी लिया है या नॉर्मल प्रोविजन है? 115 बीएससी लिया है या नॉर्मल प्रोविजन है? ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है सर कि इसने 115 बीएससी लिए कि नॉर्मल है। अगर कुछ ना बोले तो अपन क्या लेते हैं, 115 बीएससी, ठीक है। और अगर आप 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकालने जाओगे तो सर हमें टैक्स निकालना रहेगा। पहले 3 लाख तक तो नील है, ठीक है, माइनस 3 लाख कर लो। बैलेंस पे सर 5% होगा, ये आ रहा है सर 125,888.75 प्लस 4% और करना है सर आपको। तो सर क्या इसके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आएगी? यस, एडवांस टैक्स की बातें तो आएगी सर, क्योंकि सर 10,000 से ज्यादा आ रहा है सर, ठीक है। तो ये देखो सर, हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था सर, क्या इसके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है? ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। शैल अराइज सिंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट, ये कोई रीजन ही नहीं है सर। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि इसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है सर। आया सबको समझ? अब ध्यान दो, इसके बाद हमें इसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी चाहिए सर, क्योंकि अभी सेकंड क्वेश्चन बचा ना सर। On scrutiny of their passport and relevant document, you conclude that they have left India on 27 September and returned on 31st March. Okay, तो सर 27 सितंबर से बाहर हैं इन लोग। तो इंडिया में अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 27। तो सर 180 डेज ये इंडिया में है, तो 182 डेज से कम है इंडिया में। ये तो क्लियर है ना सर, 182 डेज से कम है। अच्छा, 60 तो है प्लस 365 डेज से कम है इंडिया में, तो ये बंदा तो क्या हो जाएगा सर, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, नॉन रेसिडेंट। और मस्त बात, अब ध्यान दो सर, ये नॉन रेसिडेंट हो गया। अब हमसे ये भी तो पूछा था, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 बी ऑन सच रेंट बाय मिस्टर अर्जुन। सर अर्जुन अब टीडीएस काटेगा, तो सर जब अर्जुन टीडीएस काटने जाएगा तो उसको पता चला अरविंद तो नॉन रेसिडेंट है, और अगर अरविंद नॉन रेसिडेंट है तो 194 बी आईबी एप्लीकेबल कैसे करेगा? आईबी तो तब एप्लीकेबल होता है ना जब सामने वाला रेसिडेंट पे ही रहे। तो सर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस
आया समझ? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ लोगे और ऊपर केस सिनेरियो बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा किसकी कहां से कनेक्टिविटी है। और जैसे जैसे पढ़ते रहोगे वैसे वैसे आंसर्स मिलते जाते हैं सर। और आंसर ना भी मिले तो आप चीजें नोट करना चालू कर दो, जो चीज जहां से कनेक्ट होगी वो वहां पर आपको आंसर डेफिनेटली क्लिक कर जाएगा सर। इसीलिए ये तरीका अप्लाई करना बहुत काम आता है सर, बहुत काम। ठीक है, और नेक्स्ट अगला केस सिनेरियो देखते हैं। केस सिनेरियो तो नहीं दिख रहा है, एमसीक्यू दिख रहा है सर। आपको एलिजिबल डिडक्शन अंडर 10 बोल रहा है सर, देखते हैं। Roshan Limited has two units, one unit at SEZ and another unit at DTA. The unit in SEZ was set up at started manufacturing on 2015. अरे बाबा सर 24-25 हमारा प्रीवियस है, देखो सर 9 years हो गए सर। एंड यूनिट इन डीटीए, डीटीए से मेरे को कोई मतलब नहीं है। टोटल टर्नओवर ऑफ रोहिणी दिया हुआ सर 12 करोड़ 50 लाख, और जिसमें से डीटीए का 4.5 करोड़ है सर। तो एसईजेड का टर्नओवर कितना हो जाएगा सर? एसईजेड का टोटल टर्नओवर 8 करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट सेल ऑफ एसईजेड दिया हुआ है सर 3 करोड़ 50 लाख, डीटीए से मेरे को कोई मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट ऑफ एसईजेड दिया हुआ है सर 95 लाख, 95 लाख से मेरे को मतलब है सर एसईजेड के, डीटीए से मेरे को कोई मतलब नहीं है। Out of the export sale of 3 crore 50 lakh, 2 crore received in convertible foreign exchange till 30th September. तो सर जितना हमारा रिसीव हो गया वही हमारे काम का है सर। तो 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 95, ठीक है, इंटू 50%। 9th ईयर में बैठे हो सर, 50%, 50% किए तो ये 11.875 आ गया। और ढूंढते नीचे आंसर, ये रहा सर 11,87,500। समझ आया? आगे देखो, what would be the tax liability of Savita, a resident who attained the age of 60 years and the total income of 7,25,000 comprising of salary income and interest on fixed deposit under default tax regime? सर 87A की रिबेट का प्रैक्टिस है ये सर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको डेमो लेक्चर्स तक में करवाया है सर। सिंपल है, अगर 7 लाख के ऊपर कहानी चल जाए तो सर हम स्टेप्स में खेलते हैं सर। स्टेप 1 लेते हैं सर। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं सर, जितनी भी हमारी टोटल इनकम है 7,25,000 माइनस 7 लाख, जितने तक रिबेट मिल चुकी है सर, मिलती है, तो 25,000 मेरी एक्स्ट्रा इनकम है सर। फिर स्टेप 2 करते हैं सर। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं सर, 7,25,000 पे टैक्स निकालते हैं सर। इस पे टैक्स निकालेंगे, निकालना पड़ेगा सर। 7,25,000 माइनस पहले 3 लाख पे तो नील है, अगले 4 लाख पे 5% और बैलेंस पे 10%। तो 4 लाख पे 5% हो गया मतलब 20,000। तो ये हो गया 22,500 सर। सर ये हमारा आ रहा है 22,500 टैक्स। ठीक है सर, अभी वो नहीं जोड़ा हूं सर, एजुकेशन साइज नहीं जोड़ा हूं। फिर आता था स्टेप 3। ठीक है, और स्टेप 3 क्या बोलता था सर, ए बी, क्या बी ए से ज्यादा है? मैंने बोला हाँ, बी ए से ज्यादा है। आधे स्टूडेंट हाँ बोल देंगे मेरे साथ। नहीं सर, बी ए से ज्यादा कहाँ है? बी ए से ज्यादा है ही नहीं। अगर बी ए से ज्यादा होता तो आप उस केस में रिबेट क्लेम कर लेते। अभी यहाँ रिबेट कैसे क्लेम करोगे सर, क्योंकि बी ए से ज्यादा नहीं है। तो उस केस में सर आपका रिबेट, अगर बी ए से ज्यादा होता तो बी माइनस ए आपका रिबेट हो जाता, बट बी ए से ज्यादा नहीं है तो इस केस में रिबेट नहीं है। तो सर उस केस में आपका 22,500 टैक्स है प्लस 4% एजुकेशन सेस, प्लस 4% 23,400, ये हमारा टैक्स आ गया। समझ आया कैसे हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं और शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं, बैंड बज जाती है। स्टेप फॉलो करना कभी गलती नहीं होगी। आया समझ? ये हमने फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर का फर्स्ट पेपर का केस सिनेरियोस कवर किया। ऐसे ही सब मैं आपको इनकम टैक्स के भी कराऊंगा और जीएसटी भी के भी कराऊंगा। आप साथ बने रहो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, साथ बैठ के करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं आपको कंसेप्ट भी रिवाइज कराते जाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।